हाय गाइस। आज हम अपनी इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5 करेंगे, मनी एंड बैंकिंग। अब इसमें क्या है, हमारी जो है मनी। मनी क्या होता है? मनी यानी कि सबसे पहले जो है हमारा जब स्टार्ट हुआ था तो बार्टर सिस्टम था, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसको कहते हैं बार्टर एक्सचेंज। अब इसमें क्या था, वस्तु का वस्तु के लिए प्रत्यक्ष लेन देन। यानी कि इसमें क्या है, अगर आपको एक गुड्स है आपके पास, इट रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। मीन्स जैसे अब आप देखो कि हमारे पास एक व्यक्ति ये है ए, एक है बी, ठीक है। अब जो है हमारा, अब ए को एक वस्तु चाहिए मान लो, तो उसके पास बी, जो ये देखो ए जो है उसको अगर कोई वस्तु चाहिए तो बी के पास से वो वैसी ही दूसरी वस्तु लेगा। मीन्स जैसे अगर इसके पास राइस है तो ये इससे, और इसको वीट लेना है तो इसको राइस देगा और इससे वीट लेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, बार्टर सिस्टम, यानी कि वस्तु के लिए वस्तु का लेन देन। इसमें दो मेन कंपोनेंट आते थे, घटक होते थे। सबसे पहले तो सर्च कॉस्ट, क्योंकि जब भी कोई हमारी चीज़ होती है, जब यह लागत उस व्यक्ति को खोजने की लागत है। जो मान लो कि हमारे पास चावल है, अब हमें ऐसे व्यक्ति को खोजना पड़ेगा कि जो हमसे चावल ले सके और बदले में हमें गेहूं दे सके। तो उसमें सर्च कॉस्ट, यानी कि अगर उस व्यक्ति को आप सर्च करेंगे तो उसके पास जो भी वस्तु है वो उसको दे सके बदले में, तो इसको एक कंपोनेंट तो यह सर्च ऑफ कॉस्ट। और सेकंड क्या था, डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग, यानी कि प्रतीक्षा की अनुपयोगिता। क्या होता है कि भाई समय और प्रयास दोनों ही लगते हैं इसमें, क्योंकि समय लगेगा, तलाश की लागत लगेगी, प्रतीक्षा की अनुपयोगिता उतनी ही अधिक होगी। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो कि अब प्राचीन समय में क्या होता था, वस्तुओं जैसे पशुधन, मोती, सभी क्या होते थे, विनिमय के आम माध्यम होते थे। क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली जो है चीज़ों को एक चीज, जैसे हमारी एन इकोनॉमी वेयर देयर इज ए डायरेक्ट बार्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हमारी इकोनॉमी में डायरेक्ट वस्तुओं का लेन देन होता था। अब इसी चीज़ को लेके जो है, अब इसमें बहुत सारी कमियां हुई, जैसे लिमिटेशन ऑफ बार्टर एक्सचेंज इस, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्या। अब क्योंकि कोई भी चीज़ है, अब वस्तु के लिए वस्तु की जरूरी नहीं है ना हर किसी के पास हो, तो इसलिए इसमें बहुत सारी हमारे सामने प्रॉब्लम्स आई, यानी कि समस्याएं। सबसे पहले तो ये थी कि दोहरे संयोग का अभाव, यानी कि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी कि दोहरी इच्छाओं का होना भी कठिन है। क्योंकि मान लो वस्तुओं और सेवाओं के मालिक के लिए बहुत कठिन होता है कि वह एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढे जिसे उसकी वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता हो, जिसके पास वे वस्तुओं और सेवाएं उपलब्ध हो जिनकी आवश्यकता व्यापारी को हो। इसलिए जो है उन्हें डबल कोइंसिडेंस की मतलब सबसे बड़ी समस्या आती थी इसमें। दूसरा क्या था, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कि विभाज्यता का अभाव। इसमें क्या होता था, वस्तुओं को विभाजित करने की समस्या होती थी। यदि कार को स्कूटर के लिए हम एक्सचेंज करेंगे तो कार को विभाजित नहीं किया जा सकता ना। इसी प्रकार पशुओं को भी छोटी इकाइयों में नहीं बांटा जा सकता। मीन्स जैसे अगर हमें किसी व्यक्ति को, अब एक मान लो कि पशु वो है, हमें 1 किलो दूध चाहिए और किसी के पास है सोना, तो अब उन दोनों की सेम वो नहीं हो सकती ना। तो इसलिए हम उसको लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कि विभाज्यता का अभाव होता था। तीसरा क्या था, धन संचय करने की कठिनाई। मीन्स जैसे डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ। मीन्स अगर आलू, टमाटर, अनाज, ये सभी हम इकट्ठे करके नहीं रख सकते, इसलिए वस्तुओं की दशा में क्रय शक्ति को बचा कर रखना बहुत कठिन कार्य था। इसलिए ये भी एक प्रॉब्लम थी कि पैसे को हम इकट्ठा करके रख सकते हैं, बट हम चीज़ों को इकट्ठा करके नहीं रख सकते। अब टमाटर है, प्याज है, आलू है, अनाज है, इसके लिए हमें बहुत सारी जगह चाहिए, सबसे बड़ी बात तो। दूसरा क्या है, अगर टमाटर जैसी चीज़ें तो 1 वीक के ऊपर चलेंगी नहीं है, वो तो वैसे ही खराब हो जाएंगी। तो इसलिए जो है धन संचय करने में कठिनाई होती थी। फिर चौथा क्या था, मूल्य, एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, यानी कि मूल्यों के सामान्य मापक का अभाव था। क्यों था? क्योंकि एक वस्तु की कई भिन्न भिन्न मूल्य होते हैं ना। क्योंकि जिसका उदाहरण के लिए मान लो कि एक जोड़ी जुराब और 1 किलो गेहूं
के बदले विभाजित किया जा सकता है? नहीं ना, क्योंकि ये मान लो परंतु जुराबों के 10 जोड़े एक जूतों के लिए सही विनिमय मूल्य होगा। अब क्या है कि मान लो किसी को जूते हैं तो उनके लिए सॉक्स ठीक है, बट अगर वही चीज जोड़ी जुराब और किलो गेहूं में हम विभाजित नहीं कर सकते, इसलिए ये एक बहुत प्रॉब्लम थी कि एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। और पांचवा हमारा क्या है? लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, यानी कि भावी भुगतानों में कठिनाई होती थी। वस्तु विनिमय प्रणाली में हम क्या है, मान लो कि अब हमने वीट लिया तो हम आगे उसको दूसरे तक कैसे रेफर करेंगे पेमेंट हमें, या फिर अपने आने वाले टाइम में किसी को पेमेंट करनी है तो हम ये तो नहीं कर सकते ना कि अभी इसी टाइम हम गेहूं को अपने पास रखें और फिर उस टाइम पे उसको पेमेंट करें। तो इन सब चीज़ों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती थी। इसलिए क्या है, जब शुरू में हमारा बार्टर सिस्टम था तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती थी। इन्हीं सबको देखते हुए जो है मनी की जो है आगे उत्पत्ति हुई। अब एवोल्यूशन ऑफ मनी, यानी कि मनी की उत्पत्ति कैसे हुई? सबसे पहले तो क्या है, क्योंकि पहले टाइम में क्या होता था, मुद्रा विनिमय का माध्यम है, इसको तो हमें भी पता है, इसके उत्पन्न होने में सालों लग गए। सबसे पहले क्या था? कॉमोडिटी मनी, जो हमने अभी बोला कि वस्तुओं के बदले में वस्तुएं, ठीक है, उसको वस्तु विनिमय भी बोलते थे उस पहले टाइम में। फिर क्या हुआ हमारा? मेटालिक मनी मीन्स धातु मनी। ये क्या था? धातु मीन्स जैसे अभी हमारा जो है क्या होता था कि धातु, जैसे सोने चांदी की जो वस्तुएं थी, तो हम जब भी अपना क्रय विक्रय करते थे, उधार लेन देन धन संचय सब हम किस में करते थे? पहले टाइम में मेटालिक मनी मीन्स धातु मुद्रा में। और फिर हमारी आई पेपर मनी। अब पेपर मनी क्या थी? हमारी कागजी मुद्रा। ये 1930 के बाद से कागजी मुद्रा के रूप में आई। कागजी मुद्रा जो अब हम मीन्स हमारे जो पैसे हैं कागजी मुद्रा इसको बोलते हैं। और फिर है हमारा बैंक और क्रेडिट मनी। अब कागजी मुद्रा के साथ लोगों ने साख मुद्रा का प्रयोग करना भी शुरू किया, क्योंकि चेक, ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड ये सभी जो है हमारे किस में आते हैं? प्लास्टिक मनी, यानी कि साख मुद्रा। कौन सी है? प्लास्टिक मनी। जैसे डेबिट कार्ड के रूप में हम विनिमय का, इससे क्या है, बहुत इजी हो जाता है, कहीं जाना आना, हमारे सामान चीज़ें लाना ले जाना बहुत इजी हो जाता है। इसलिए ये हमारी जो है इस तरह से हमारी मनी की जो है उत्पत्ति हुई। अब मीनिंग क्या है हमारा? मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ मनी। मीनिंग क्या है? मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली और एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड। मीन्स क्या है कि मनी सभी जगह यूज होती है, चाहे वो एक्सचेंज ऑफ वैल्यू हो, मेजर वैल्यू हो, स्टोर वैल्यू हो या स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड। मीन्स मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा का अर्थ है कोई ऐसी वस्तु जो स्वतंत्र रूप से की जाती है तथा जिसे विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्यतः स्वीकृत किया जाता है। अब इसके फंक्शन, वैसे ये आपके उसमें नहीं आता है, आपके सिलेबस से ये बाहर हो गया है, बट फिर भी जो ये है हमारा फंक्शन ऑफ मनी जो है एक एज ए समझाने के तौर पे आपको बता देते हैं। ये क्या है हमारा? इसमें हमारे 2 फंक्शन, एक प्राइमरी फंक्शन, दूसरा सेकेंडरी फंक्शन। अब प्राइमरी फंक्शन में जो है हमारे ये आते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू। मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है हमारा? कि वह मुद्रा में आसानी से हम एक कोई चीज़ लानी है, हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ला सकते हैं, चीज़ सौदा कर सकते हैं। और दूसरा क्या है? मेजर ऑफ वैल्यू, यानी कि हम मुद्रा को इकाई के रूप में माप सकते हैं, ठीक है ना। और क्योंकि मुद्रा को मापने के लिए पहले क्या था, हम जब बार्टर सिस्टम में हमने पढ़ा कि हम चीज़ों के बदले चीज़ें करते थे, लेकिन अब क्या है, हम आसानी से उसको मेज़र कर सकते हैं। क्योंकि अब अगर मान लो कि एक 10 रुपये की सॉक्स है, मान लो ये है सॉक्स, ये 10 रुपये की है, और अगर हमने इसको, अब हम इसको आसानी से मनी देंगे और ये हमारी पैसे दे के ईजिली हो जाती है, ठीक है। ये हमारा प्राइमरी फंक्शन। फिर है हमारा सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में हमारे 3 आते हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कि क्योंकि इसको हम धन को आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, यानी कि भावी भुगतानों का आधार। और ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, यानी कि मूल्य का हस्तांतरण। मीन्स हम जो है इसमें तीनों ही का अभी हमने किया था कि भाई इसके फंक्शन ऑफ वैल्यू, यानी कि प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन। अब देखो इसमें हमने देखा कि हमारे प्राइमरी फंक्शन में और सेकेंडरी फंक्शन में हमारा क्या है? स्टोर ऑफ वैल्यू,
स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, यानी कि इसमें क्या होता है हमारा स्टोर ऑफ वैल्यू यानी कि मूल्य का संचय। हम जो है आसानी से इसको मूल्य को मीन्स हम धन को आसानी से एक जगह इकट्ठा स्टोर करके रख सकते हैं। और फिर क्या है हमारा भावी भुगतानों का आधार, हम क्या है इसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं अपनी पेमेंट इसमें, जैसे चेक के थ्रू कर दिया, कैसे भी मतलब कि मनी बहुत एक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल वो होती है। और ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू यानी कि मूल्य का हस्तांतरण, हम आसानी से इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ये हमारे क्या है फंक्शन है हमारे, यानी कि ये जो है हमारे प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन, ये हमारे सिलेबस का एक पार्ट नहीं है, बट फिर भी हमने ये एक समझने के लिए किया है। अब आता है हमारा डेफिनेशन ऑफ मनी। अब अगर डेफिनेशन ऑफ मनी देखें तो इसमें हमारा जो है मुद्रा क्या होती है, मुद्रा वह है जिसे कानूनी रूप से वैध मान लिया गया। इसमें दो तरह से हम करेंगे, एक होता है हमारा लीगल टेंडर, ये लीगल टेंडर ऑफ मनी, और दूसरा नॉन लीगल टेंडर ऑफ मनी। यानी कि लीगल टेंडर ऑफ मनी क्या होती है, इसमें सरकार को जो है सरकार ने, इसका अर्थ है कि जिसे कानूनी स्वीकृति प्राप्त हो, यानी कि सरकार के द्वारा इसको मान्यता दी गई हो। जैसे हमारे सोना है, जैसे हमारी मुद्रा है, जैसे ये हमारा मीन्स जैसे अभी हमारी चल रही है 500 के नोट, 600, ये सब क्या हमारी लीगल है, क्योंकि इसको हमारी गवर्नमेंट की तरफ से हमें क्या क्या किया गया है, इसको वैधता प्राप्त है। और जैसे नोट है, सिक्के है। और नॉन लीगल टेंडर क्या होते हैं, नॉन लीगल टेंडर वो होते हैं जिन्हें जो है इसमें सिक्के और नोट शामिल नहीं होते, इस होते हैं बट इसमें क्या है, इसमें हमारी जो है ये चेक और ड्राफ्ट आते हैं, क्योंकि ये एक विश्वास पे वो कायम होते हैं। इसमें हमारी किसी प्रकार की मतलब इच्छित मुद्रा होती है एक तरह से। ये इसमें किसी जैसे ड्राफ्ट हो गया, चेक, विनिमय बिल, ये सब जो है इसमें हम विश्वास पे आधारित है, इसमें हमें मुद्रा के रूप में स्वीकार्य है, विश्वास के आधार पे ही तो हमें स्वीकार की गई है। तो इसलिए क्या है, ये हमारी दो तरह से होती है, एक लीगल एंड नॉन लीगल टेंडर। अब क्या है हमारी मनी सप्लाई, यानी कि मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की पूर्ति से अभिप्राय है किसी भी अर्थव्यवस्था में समय के एक निश्चित बिंदु पर लोगों द्वारा अपने पास रखे मुद्रा के स्टॉक से। मीन्स इट रेफर्स टू टोटल वैल्यू ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि एक पॉइंट पे हम अपने पास मुद्रा को जो लोग अपने पास रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई। ये क्या है, इट इज़ ए कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसको हम इकट्ठा करके रख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है हमारे मुद्रा कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं मनी सप्लाई के, मुद्रा पूर्ति के घटक, यानी कि इसमें क्या क्या आता है, हमारे सिक्के आते हैं, करेंसी नोट आते हैं, डिमांड डिपॉजिट आती है यानी कि मांग जमा। जो हमारे जो है सिक्के ये सिक्के कौन से होते हैं, हमारे सिक्के धातु के बने होते हैं ना भाई, हमारे 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का, ये हमारे सिक्के। और करेंसी नोट कौन से हैं, जैसे 200 रुपये रिजर्व। एक हमारे ये पता होना चाहिए तुम्हें कि रिजर्व बैंक को अपने पास 200 करोड़ रुपए का रिजर्व रखती है, जिसमें से 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण और 85 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूतियों को रखना पड़ता है जब नोट जारी किए जाते हैं, क्योंकि ये हमारी करेंसी नोट होते हैं। और डिमांड डिपॉजिट यानी कि मांग जमाएं, ये जमाकर्ता द्वारा बैंक में जमा की गई राशि होती है। अब जैसे क्या है, हमने अपने बैंक में जमा कराई है, बैंक इन जमाओं को निकालने के लिए जमाकर्ता को क्या करता है, चेक जारी करता है, जिसके द्वारा बैंक से मुद्रा प्राप्त की जाती है। ये हमारे 3 इसके मेन कंपोनेंट्स हैं। और मेजर ऑफ मनी सप्लाई में मनी सप्लाई में जो है हमारे ये 4 वो आते हैं, M1, M2, M3 एंड M4। M1 में हमारे कौन कौन से आते हैं, C + OD + DD। C क्या होता है, हमारा जनता के पास जो करेंसी है। OD क्या है, हमारी अदर, यानी कि बैंकों द्वारा शुद्ध मांग जमाए, जो बैंकों में जमाए हैं, और यानी कि अदर डिपॉजिट। और डीडी क्या होता है, हमारा डिमांड डिपॉजिट, यानी कि बैंकों के पास मांग जमाए। ये हमारे M1 में आती हैं। M2 में क्या आती हैं, हमारी M1 प्लस, यानी कि ये तीनों तो C + OD + DD तो होगी, और 30 और एक हमारा इसमें क्या ऐड हो जाता है, डाकघरों के पास अन्य बचत खाते, यानी कि डाकघरों के पास जो
अलग से बचत खाते होते हैं वो भी इसमें M2 में मेज़र किए जाते हैं। इसमें डाकघरों में लोगों की बचतों को बचत करते हैं ना जो, उनको शामिल किया जाता है। M3 क्या है? M1 प्लस बैंकों की सावधि जमा, यानी कि बैंकों में जो हम जमा करते हैं लोग, शुद्ध सावधि जमा, वो भी इसमें हमारी शामिल होती है। और M4 क्या है हमारा? M3 यानी कि ये जो M3 है ये वाली, और सॉरी गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रही है। और M4 क्या है हमारा? M3 प्लस डाकघरों के पास बचत खाते, यानी कि NSC भी इसमें शामिल होती है। अब इसमें जो है हमारी NSC भी शामिल होती है, तो इसलिए ये हमारा M4 है। ये हमारी M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, यानी कि ये हमारे बैंक मुद्रा की सप्लाई है, यानी कि मेजर ऑफ मनी सप्लाई। मेजर ऑफ मनी सप्लाई M1 में क्या आता है? C प्लस OD प्लस DD। M2 में M1 जो हमारा ये था C प्लस OD प्लस DD प्लस डाकघरों के पास बचत जो हम जमा करते हैं। M3 में M1 प्लस बैंकों की सावधि जमाएं, यानी कि TD, यानी कि ट्रेड डिपॉजिट, यानी कि और M4 में क्या होता है? M3 यानी कि ये जो हमारा M1 प्लस बैंकों की सावधि जमा थी प्लस डाकघरों के पास बचत खाते में जो NSC होता है, ये हमारा जो है मुद्रा की पूर्ति में शामिल होता है। इस प्रकार ये हमारा चैप्टर आज मनी आज हमने कंप्लीट कर लिया है। प्लीज़ अगर किसी को कोई क्यूरी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताएं। थैंक्स।